और चलिए अब विस्तार से खबरों की शुरुआत करते हैं। निकाय चुनाव के मामले को लेकर योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। हाई कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण दिए चुनाव के लिए कहा था। हाई कोर्ट ने जनवरी में ही चुनावी प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी कहा था। यूपी सरकार ने आदेश पर रोक की मांग की है। 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट खुलने पर इस मामले में सुनवाई हो सकती है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने कहा था कि राज्य में इस बार निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही होगा। तो वहीं यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सरकार का पक्ष रखा। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के 24 घंटे के अंदर ही 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। ए.के. शर्मा ने कहा कि रैपिड सर्वे के आधार पर 5 दिसंबर 2022 के टेंटेटिव नोटिफिकेशन में राज्य सरकार ने 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को देने की व्यवस्था की थी। उन्होंने कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के नगरीय निकाय चुनाव प्रदेश सरकार नहीं कराएगी। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनावों के लिए माननीय लखनऊ की हाई कोर्ट ने परसों एक निर्णय सुनाया था। उस निर्णय के क्रियान्वयन की दिशा में हम लोगों ने कल एक आयोग का गठन किया है। 5 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया गया है। उस आयोग का रिपोर्ट आने के बाद पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए बाकी का विचार होगा और उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। माननीय योगी जी की सरकार ने और हम सब ने ये बात स्पष्ट कर दिया है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बिना निकायों के चुनाव नहीं कराए जाएंगे। उसी कड़ी में जहां कानूनी थोड़ी बातें थीं उनका अध्ययन करके आज राज्य सरकार ने हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की गई है। जिन बातों में हमारा कहीं कानूनी मतांतर था उनके अपने पक्ष में न्याय के लिए हमारी बात कहने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में हम गए हैं और आज वहां एसएलपी दाखिल कर दी गई है। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीसी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार पिछड़ों के वोट से बनी है, लेकिन उस समाज के लिए कोई स्थान नहीं है। सपा अब भाजपा के हर षड्यंत्र का विरोध करेगी। अभी पिछड़ों का हक छीना गया है, आगे दलितों का अधिकार छीना जाएगा। इससे पहले पुलिस बोर्ड के परिणाम में भी यही किया था। उसमें आरक्षण व्यवस्था में बदलाव किया गया, जिसकी वजह से 1700 दलितों पिछड़ों को नौकरी से बाहर होना पड़ा। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी यही किया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सपा के लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब कोर्ट के माध्यम से घोषित किया गया तो इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो रिजल्ट घोषित किया और घोषित होने के 3-4 दिन बाद इन्होंने पूरा का पूरा रिजल्ट बदल दिया और कहा कि ये नई आरक्षण व्यवस्था है, उसके तहत नई सूची बनाई जाएगी। मुझे याद है उसमें 1700 पिछड़े और दलित नौजवानों को नौकरी मिली थी। वो 4 दिन तो खुश रहे, लेकिन 4 दिन के बाद वो खुश नहीं रह पाए। उनको नौकरी से बाहर जाना पड़ा। उस समय भी वो लोग जो नौकरी से रह गए थे हर मंत्री के घर गए थे। लगता तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जो नेता उसमें हैं उनकी आत्मा मर जाती है, उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। केवल यही नहीं, 69,000 वाले में जिस तरीके से सरकार ने घोटाला किया वो एक उदाहरण है। यूनिवर्सिटियों में जिस तरीके से नौकरियां मिली हैं, आप कोई यूनिवर्सिटी उठा लीजिए। मुझे याद है बलिया में यूनिवर्सिटी समाजवादी सरकार में बनी थी। समाजवादी नेता चंद्रशेखर जी के नाम पर बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ। तो आपको बता दें कि लगातार इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के नेता सरकार को घेर रहे हैं और इस क्रम में अखिलेश यादव की ओर से प्रेस वार्ता करते हुए तमाम पूर्व की घटनाओं का भी जिक्र किया गया और सरकार पर दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया। और चलिए रुख करते हैं इस बीच एक बड़ी खबर का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करा दें
जो इस बीच सामने आ रही है। शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 16 जनवरी को नाम वापसी की आखिरी तारीख है। 2 फरवरी को सभी सीटों पर होगी मतगणना। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक सीट पर होगा चुनाव। शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक सीट पर होगा चुनाव। कहां-कहां चुनाव होने जा रहे हैं वो भी आपको बता रहे हैं। और चलिए अब रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। सीबीएसई ने जारी की एग्जाम डेट। 10वीं और 12वीं की एग्जाम डेट की घोषणा कर दी है सीबीएसई ने। 15 फरवरी से शुरू होगी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं। सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा 21 मार्च तक चलेंगी। तो सीबीएसई की ओर से 10वीं और 12वीं की परीक्षा तारीखों की जानकारी दे दी गई है। तो वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय के हॉस्टल के हालात ठीक नहीं हैं। छात्र इसको लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं। हालांकि प्रदर्शनकारी छात्रों का प्रदर्शन तो खत्म हो गया, लेकिन छात्रों का कहना है कि हमने लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। हमें आश्वासन दिया गया है कि हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी कर दी जाएंगी। अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो हम फिर से विरोध प्रदर्शन करेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय है जहां से कई राजनेताओं का जन्म हुआ है। दयाशंकर सिंह से लेकर ब्रजेश पाठक वो ये नाम है जो इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में दमखम रखते हैं। और सिर्फ यही नाम नहीं है बल्कि दानिश आजाद अंसारी, मयंकेश्वर राणा, जयवीर सिंह और साथ ही सुरेश कुमार खन्ना, ये वो नाम है जो लखनऊ विश्वविद्यालय से अपनी राजनीति के यानी कि छात्र राजनीति से शुरुआत की थी। ये जो देख रहे हैं तस्वीरों में, ये वो लखनऊ विश्वविद्यालय है जहाँ से कई नेताओं ने जन्म लिया है जो आज उत्तर प्रदेश की सियासत में दमखम रखते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय से रिश्ता दूर कर रखते हैं। अगर मंत्री जी को विशेष निमंत्रण दिया गया तो आकर फीता तो काट देंगे, लेकिन खुद से चलकर छात्रों का हालचाल लेने कभी नहीं जाएंगे। जी हाँ, लखनऊ विश्वविद्यालय अक्सर मारपीट को लेकर अपने सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार का मुद्दा मजबूत है, क्योंकि सवाल उस हॉस्टल का है जिसका यूनिवर्सिटी प्रशासन वहाँ के छात्रों से पैसे वसूलता है। लेकिन सुविधाओं के नाम पर जर्जर हालातों में उन छात्रों को कमरा दे दिया गया है, जिससे छात्र हर दिन जूझ रहे हैं। कमरे की दीवारें चिटकी हुई तो खिड़की टूटी हुई, तो वहीं बाथरूम अपने आप में हताहत है। सोचिए जरा उन छात्रों के भविष्य का क्या होगा जो दूर दराज के गांवों से निकल अपने सपने को पंख देने यहाँ पहुँचे हैं। ये हालत उस लखनऊ विश्वविद्यालय का है जहाँ से ब्रजेश पाठक, दयाशंकर सिंह, सुरेश कुमार खन्ना, दानिश आजाद अंसारी, मयंकेश्वर सिंह राणा जैसे नेताओं ने लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति की शुरुआत की और आज सत्ताधारी सरकार में मंत्री हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र अपने मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मंत्रियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। गौर करने वाली बात तो ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस में ही रहते हैं, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा है कि आखिर विश्वविद्यालय के छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पे जो है छात्रों को व्यवस्थाओं के बेहतरी के लिए लगातार हमारी सरकार के माध्यम से काम हो रहा है। विश्वविद्यालय भी लगातार सकारात्मक दिशा में प्रयास कर रहा है। छात्रों की अगर समस्या है निश्चित तौर पर उसके साथ संवाद करके उस चीज़ों को दूर करना चाहिए। छात्र सर्वोपरि और निश्चित तौर पे छात्रों को बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। यही हमारी योगी सरकार की सोच भी है और इसी सोच को योगी सरकार ने विश्वविद्यालय के माध्यम से छात्रों तक पहुँचाने का भी काम किया है। हालांकि जब जनता टीवी ने प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत करने की कोशिश की तो छात्रों का कैमरे पर बोलने से इनकार था। उनका साफ तौर पे कहना था कि हमने ज्ञापन लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रशासन को सौंप दिया है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम लगातार ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। लखनऊ से जनता टीवी के लिए जया सिंह की रिपोर्ट। उत्तर भारत जहां कड़ाके की ठंड से लोगों का बुरा हाल है, तो वहीं कानपुर के गंगा बैराज पर गोल्डन बॉय के नाम से मशहूर युवक लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रहे हैं। युवक ने बताया कि करीब 1.5 साल से कानपुर के गंगा बैराज पर स्टैच्यू बनकर पर्यटकों को मनोरंजन करते हैं। गोल्डन बॉय से जनता टीवी ने खास बातचीत की। हम लोग इस समय गंगा बैराज पर खड़े हैं और यहाँ हमारा सामना एक गोल्डन मैन से हो गया है।
गोल्डन मैन, जी हाँ, गोल्डन मैन, आप लोगों ने सही सुना, जो कि इस कड़ाके की ठंड में यहाँ आने वाले सभी पर्यटकों का, जो पिकनिक मनाने आते हैं, उन लोगों का मनोरंजन करते हैं। और लेकिन ठंड में वो भी कानपुर की ट्रैफिक पुलिस गंगा बैराज पर उनका सर्दी में उनका दामन थामा और यहाँ पर वो हमें आग तापते हुए मिले। चलिए उनसे भी थोड़ी बातें की जाए। आप यहाँ कब से हैं गंगा बैराज पे? मैम मैं यहाँ गंगा बैराज से आज मुझे करीब 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल से मैं इस गंगा बैराज पे हूँ। 1.5 साल से आप पब्लिक का मनोरंजन कर रहे हैं? जी हाँ, पब्लिक का, बच्चों का, मैं आने जाने वाले यहाँ पर सभी पर्यटकों का मनोरंजन करता हूँ। ये विचार आपको कैसे आया कि एक स्टैचू का रूप रख के आप इस तरीके से अपना कला का प्रदर्शन करें? ये मुझे आया था एक मतलब ऑनलाइन के थ्रू, मैंने इसको यूट्यूब पे देखा था। एक मुंबई के गिरजी भैया हैं, उनसे मैं उनको देख के मैं ये सीखा और ऐसा मुझे बहुत यूनिक लगा क्योंकि ऐसा कानपुर में पूरे नहीं है। और इस वजह से मैंने ये पब्लिक प्लेस चुना कि गंगा बैराज का, क्योंकि गंगा बैराज चुनने का मतलब ये है कि यहाँ पे किसी का टिकट नहीं लगता, कितना भी गरीब हो या अमीर हो वो मतलब मेरे पास आ सकता है और फोटो या सेल्फी के लिए कोई डोनेट नहीं है। ठंड में गोल्डन मैन का जज्बे को सलाम, जो कि इतनी ठंड में भी राहगीरों पर्यटकों का पूरा मनोरंजन कर रहे हैं। देश में ऐसी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ जनता टीवी से आरती त्रिपाठी, कानपुर। तो वहीं नोएडा के सेक्टर 115 डूब क्षेत्र में जाहिदाबाद को गिराने के लिए अधिकारी पहुंचे, लेकिन अधिकारियों पर स्थानीय लोगों ने जमकर पत्थरबाजी की। जिला प्रशासन, एसडीएम और स्थानीय पुलिस फोर्स पर लोगों ने जमकर पत्थर बरसाए। एसडीएम प्राधिकरण और स्थानीय पुलिस की टीम पर पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो वहीं जिला कांग्रेस पार्टी और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने संयुक्त रूप से स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण खत्म किए जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली और प्रदेश पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष अशोक सैनी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर इसके विरोध में ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को दिया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ों का आरक्षण खत्म नहीं होने देगी। विभाग ने आज ज्ञापन देने का काम किया है क्योंकि सरकार चुनाव से बचना चाहती है। हमारे साथ हमारे फ्रंटल के यूथ कांग्रेस के और नितिन शर्मा जी और हमारे सभी फ्रंटल के यहाँ संपूर्ण कांग्रेस के लोग इस ज्ञापन को देने के लिए इसलिए आए हैं कि पिछड़े, हम सभी लोग भी पिछड़े हैं। ये हक मारने का जो काम सरकार किसी दूसरे तरीके से कर रही है। अगर उनकी तैयारी नहीं थी तो क्यों चुनाव के लिए कहा गया? और कोर्ट का ये कहना कि आरक्षण खत्म कर दीजिए, ये गलत है। संवैधानिक अधिकार पिछड़ों को दिया गया है और पिछड़ों के उत्थान के लिए दिया गया है। पिछड़ों का जिससे उत्थान हो रहा है उसके लिए दिया गया है। उसको खत्म कर चुनाव करने का काम नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खबरी ने जनता से अपील की है कि राहुल गांधी के हौसले को बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ेगी। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लोग यात्रा में शामिल हों। बृजलाल खबरी ने कहा कि देश में आर्थिक मंदी है और जब कांग्रेस की सरकार थी तब अमेरिका की बराबरी पर थे और आज भाजपा की सरकार में हम नेपाल की बराबरी से भी नीचे हैं। देश की जीडीपी नेपाल से भी नीचे है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खबरी ने कहा कि कांग्रेस के शासन में ही देश में सुई से हवाई जहाज तक बनाया गया। देश को मजबूत बनाकर अमेरिका के बराबर खड़ा किया गया था। तुलना भगवान के साथ किसी की ना हो सकती है, ना मैंने की, लेकिन भगवान के आचरण और भगवान की जीवनी से कुछ सीख ली है हमने। ये कि वो भारत की संस्कृति है और वो सीख ये ली है कि आपको अगर अपने किसी महान नेता का आपके किसी आदर्श का अगर कहीं मैसेज पहुंचाना है तो उसकी खड़ाओं के समान बन के जाओ या उसकी खड़ाओं ले जाओ। तो मैंने ये अगर कहा कि मैं खड़ाओं लेकर आया हूँ, हम सब खड़ाओं लेकर आए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि खड़ाओं जिसकी लाया हूँ वो भगवान राम है। मैं भगवान राम की तुलना किसी से नहीं कर सकता हूँ और मैं समझता हूँ कि आपको इसका 1 मिनट के लिए भी इस बात को सोचना चाहिए
भगवान की तुलना में तो महात्मा गांधी से किसी की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं तो किसी और बड़े व्यक्ति से किसी की तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उनका आशीर्वाद जो मिला है पूरे समाज को, उसमें से अगर कोई चीज हम लेकर अगर अपने सार्वजनिक जीवन में ला सकते हैं और सार्वजनिक जीवन को का कल्याण कर सकते हैं तो उसमें किसको आपत्ति हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां हल्द्वानी शहर के विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अपने दौरे के दौरान 2200 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, जिसको लेकर आज केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 2200 करोड़ की योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की और इस बैठक में हल्द्वानी मेयर समेत जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में हल्द्वानी शहर में रोड कनेक्टिविटी, सीवेज सिस्टम और पानी के सिस्टम को किस तरह बेहतर किया जाए, इसको लेकर चर्चा हुई। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाली बसों के लिए हल्द्वानी शहर में अलग से रोडवेज स्टेशन बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी भी विकास कार्यों की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि इन कामों को तेजी से किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार जो 2200 करोड़ की धनराशि यहां घोषित की थी, उसके प्रोजेक्ट कैसे बन रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, इस पर आज मैंने जानकारी ली है। अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। हमारे शहर का नक्शा ही बदल जाएगा, जो महानगर पालिका है इसका नक्शा बदल जाएगा। यहाँ का कनेक्टिविटी का कैसा सिस्टम होगा, यहाँ के सीवरेज सिस्टम है और यहाँ का पानी का सिस्टम है, एक एक चीज़ें। और जो हमारे यहाँ पर गाड़ियों के आवत जावत के लिए स्टेशन बने हैं, पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग से स्टेशन बनना है और अपने इंटर कनेक्ट जो हम होंगे पूरी जगह हल्द्वानी से हमारी नज़दीक के शहर, उसके लिए अलग सिस्टम बना हुआ है। लगभग 3 लाख सवा 3 लाख गाड़ियाँ डेली का यहाँ पर रहती हैं, यानी कि इतनी गाड़ियाँ यहाँ हल्द्वानी के अंदर हैं, जिसमें से लगभग करीब 1.5 लाख करीब जो वाहन हैं डेली आते जाते रहते हैं। उनका सिस्टम नहीं है, पार्किंग नहीं है, तो हर तरफ से ऑडिटोरियम नहीं है, तो एक आदर्श नगर हमारा हल्द्वानी बनने जा रहा है। हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि जो 2200 करोड़ रुपए उन्होंने घोषणा करी, उसका एक एक पैसे का हम उपयोग करके यहाँ पर नगर को एक उत्तम नगरों में लाएंगे और एक विशेष नगर ये माना जाएगा। और यहाँ के सड़कें कैसी होंगी, उनके बगल में तो वहीं उत्तरकाशी में मौसम ने करवट बदल ली है। उत्तरकाशी में हल्की बारिश होने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जिले में आ रहे पर्यटक ठंड के मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं और संभावना जताई जा रही है कि जिस तरीके से तापमान में गिरावट हो रही है, उससे उत्तरकाशी के पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग द्वारा भी ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो वहीं रेलवे अतिक्रमण को लेकर सड़क पर उतरे हजारों लोगों ने बनफूलपुरा में कैंडल मार्च निकालकर रेलवे अतिक्रमण का विरोध जताया। महिलाओं के साथ ही बच्चे और बुजुर्ग भी कैंडल मार्च में शामिल हुए। कैंडल मार्च को देखते हुए बनफूलपुरा में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। तो वहीं कैंडल मार्च में विधायक सुमित हृदयेश के साथ ही कई नेता भी मौजूद रहे। छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लमगड़िया ने भी कैंडल मार्च को समर्थन दिया। मानवता के जो ग्राउंड बनते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हम लोग आ जाए। आप देख रहे हैं किस प्रकार से पारा गिरता जा रहा है और जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है और 4500 मकान, ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अभी उसका मेंशन हुआ है, उसकी सुनवाई की कौन सी तारीख मिलती है, कई सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों पे प्लस जो कल ज्ञापन हमने सौंपा था माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, तो उनसे हमने जानकारी ली कि संज्ञान मुख्यमंत्री जी को है। बनफूलपुरा क्षेत्र में रेलवे अतिक्रमण को लेकर आज विधायक सुमित हृदयेश के साथ कई जनप्रतिनिधियों ने डीएम और एसएसपी से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने रेलवे अतिक्रमण के दौरान हटाए जा रहे लोगों के विस्थापन की मांग की। जिला प्रशासन से मांग करते हुए सभी जनप्रतिनिधियों ने कहा कि क्षेत्र में 4500 से अधिक परिवार हैं जो सीधे बेघर हो रहे हैं। ऐसे में ठंड में मानवता को देखते हुए उन्हें समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र के अधिकतर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और जिसका फैसला आने में अभी कुछ समय है, तब तक उन्हें समय दिया जाए। साथ ही रेलवे अतिक्रमण के दौरान हटाए जा रहे लोगों के विस्थापन की भी व्यवस्था की जाए।
तो वहीं नववर्ष का जश्न मनाने के लिए पर्यटक मसूरी जा पाएंगे, जिनकी पहले से होटलों में बुकिंग होगी। बाहर से आने वाले पर्यटकों को देहरादून शहर के अंदर एंट्री भी नहीं दी जाएगी। उन्हें वाया कैंट और रिंग रोड से पास किया जाएगा। नववर्ष पर शहर में जश्न को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। यातायात पुलिस ने कुठाल गेट पर वाहनों की सघन चेकिंग की व्यवस्था की है। पुलिस ने 30 और 31 दिसंबर के लिए रूट प्लान तैयार कर लिया है। वहीं डीआईजी गढ़वाल ने पर्यटकों से अपील की है कि सभी लोग नए साल को धूमधाम से मनाएं, लेकिन हुड़दंग न मचाएं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।